Hello everyone. Welcome to online class of Parva classes. I am Prashant Singh and today we are going to learn our first chapter in science one, that is gravitation. So in the previous video I have explained what is meant by free fall, right? We have finished till free fall. So now we will move on to our new topic, that is gravitational potential energy. Okay. So now as you can see in the diagram, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आप लोगों को एंड उसके ज़रिए बोला हुआ है द एनर्जी possessed by a body due to its specific configuration or position is called as potential energy, right? है कि नहीं? और you can simply call it as stored energy in an object because of its position, right? जो भी एनर्जी एक बॉडी स्टोर करके रखता है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक पोजिशन, देन दैट एनर्जी इज नोन एज वॉट योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? यहाँ पे बो एंड एरो का एक एग्जांपल दिया हुआ, तो वहाँ पे हम लोग एरो को क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जब खींचते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, राइट, एक पर्टिकुलर पोजिशन पे, देन दैट इज़ नोन एज वॉट योर पोटेंशियल एनर्जी। एंड हम लोगों ने देखा हुआ है डैम, आप डैम में देखेंगे तो पानी स्टोर्ड रहता है एक पर्टिकुलर पोजिशन पे, and that is also an example of what potential energy. Okay, now second point, potential energy is relative and it increases with the height of the object from ground surface. So always remember one thing कि जो आपका potential energy होता है, right, that is your stored energy, वो आपका जो होता है वो आपके relative in nature है, right? रिलेटिव क्यों बोला हुआ है कि जब हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे, बोला हुआ है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज़ रिलेटिव एंड इट्स इंक्रीजेस विथ हाइट। तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे सो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होगा, राइट? इफ़ m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ एट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ mgh। सो राइट, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है mgh, ये आप लोगों को याद रखना है। रिमेंबर दैट आपका ये जो mgh है वो आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इन दैट mgh, m इज़ व्हाट योर मास, g स्मॉलर g है, सो इट विल बी व्हाट योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h दैट इज़ योर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, सो फ्रॉम हियर क्या कंक्लूजन निकलता है, वी गो बियॉन्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे ही हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे, सो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, राइट, वहाँ पे एक स्टोन दिया हुआ है, वो एक पर्टिकुलर हाइट h पे है। सो नाउ इन द डायग्राम यू कैन सी स्टोन जब आपका सर्टन हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, सो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो अब हो जाएगा आपका mgh। एंड वहाँ पे और एक पॉइंट दिया हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो, राइट? क्यों बोला हुआ है, बहुत ही सिंपल है, आपका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, राइट? अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो h होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, आवर पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी ज़ीरो, क्योंकि मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है आपका। तो ये प्रोडक्ट में है तीनों आपस में, अगर एक वैल्यू भी ज़ीरो हो गया तो इस मीन्स व्हाट, आपका टोटल वैल्यू क्या होने वाला है वहाँ पे, ज़ीरो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड पॉइंट जो वहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ h इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। करेक्ट है, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे हैं, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से 5 मीटर या फिर 10 मीटर के ऊपर है, राइट, हम लोग अर्थ के सरफेस से 5 मीटर या 10 मीटर ऊपर है, इट मीन्स व्हाट, वो जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर 5 मीटर एंड 10 मीटर, वो एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ बहुत ही कम है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे हमारे हाइट को निगलेक्ट कर सकते हैं, वही बोला हुआ है थर्ड पॉइंट में। देखिए ज़रा, मैग्नीट्यूड ऑफ h इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, देयरफॉर वी कैन कंसिडर magnitude of g constant and apply the above expression for potential energy। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है आप लोगों को कि हम अपने h का, अगर हमारा h बहुत ही कम है
फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से 5 मीटर 10 मीटर इवन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, राइट। सो हम लोग वहाँ पे हमारे ग्रेविटी का जो वैल्यू है दैट इज़ योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, वही बोला हुआ है। एंड इन द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ mgh, वहाँ पे हम लोग g का वैल्यू कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है, ये बोला हुआ है अभी तक ना। आगे चलते हैं। हाउएवर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ h इज़ हायर देन मैग्नीट्यूड ऑफ g एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ इट्स हाइट। ना इन केस अगर हम लोग बहुत ही दूर हैं अर्थ के सरफेस से, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वहाँ पे सैटेलाइट्स की बात करें, सैटेलाइट पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम अर्थ के सरफेस से बहुत दूर हैं, तो वहाँ पे हमारा h जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ज़्यादा दूर जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटी क्या होगा, आपका डिक्रीज़ होगा। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, राइट, कि जैसे ही हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, ज़्यादा दूर जाएंगे, तो हमारा जो ग्रेविटी होता है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, राइट। सो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे हमारा हाइट बढ़ेगा, तो जब हाइट हमारा इंक्रीज़ होगा तो एट द सेम टाइम वहाँ पे हमारा ग्रेविटी है वो क्या होगा, आपका डिक्रीज़ होगा, वही बोला हुआ है यहाँ पे। हाउएवर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ h इज़ ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ g एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ इट्स हाइट। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ देन g इज़ 0, राइट। वी ऑल्सो नो दैट कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से बहुत दूर है, राइट, अर्थ के सरफेस से इतना दूर है कि वहाँ पे हमारा ग्रेविटी क्या है, 0। अभी आप लोग ये रियलाइज़ कीजिए कि जब हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो हमारा ग्रेविटी हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो एक ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ पे हमारा ग्रेविटी 0 होगा। सो अगर हम लोग उस पर्टिकुलर हाइट पे पहुँच जाए जहाँ पे हमारा ग्रेविटी 0 है, तो वहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा, राइट। ये आप लोगों को याद रखना है। एंड वन मोर पॉइंट इज़ गिवन देयर, if the object is at a distance less than that from the surface of the earth then its potential energy is considered as negative। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस के नीचे चले जाएं, राइट, फॉर एग्जांपल अर्थ के अंदर जाएंगे, सो वहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव, ठीक है, ये आप लोगों को इट इज़ गिवन देयर इन द डायग्राम, जस्ट बिलो द डायग्राम यू कैन सी वन पॉइंट इज मेंशन देयर। When the object is at a height h from the surface of the earth, its gravitational potential energy is given by minus of g, that is your gravitational constant, right, universal gravitational constant, so minus of g into m, that is mass of the earth, and smaller m, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जो आपके अर्थ के सरफेस से दूर जा रहा है वो आपका स्मॉलर m हो जाएगा, ठीक है, उसका मास क्या हो जाएगा, स्मॉलर m। सो अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से सर्टन हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, आर प्लस एच, अपॉन में आर प्लस एच है, सो आर क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एच क्या हो जाएगा वहाँ पे हाइट, राइट। सो इसीलिए मैंने वहाँ पे भी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो h हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए हमें वहाँ पे टोटल वैल्यू क्या मिलने वाला है, नेगेटिव, ये याद रखना है हमें, ओके ना। वहाँ पे नोटेशंस भी दिया हुआ है, m मास ऑफ द अर्थ, स्मॉलर m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r रेडियस ऑफ द अर्थ, h डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो यू कैन नोट दिस पॉइंट्स, राइट, आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। सो जस्ट नाउ वी फिनिश्ड विथ अवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एस्केप वेलोसिटी, राइट। सो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपका स्टोर्ड एनर्जी। नाउ हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखने वाले हैं, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, आपका हाफ mv स्क्वायर। सो हियर इट इज़ गिवन दैट इन द पॉइंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस और क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ then its kinetic energy is 0 and its total energy is equals to its gravitational potential energy। तो क्या बोला हुआ है, when an object is at rest on the surface or close to the surface of the earth,
तो यहाँ पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम लोग एक कार ले सकते हैं। सो जब आपका कार रेस्ट पे रहेगा आपके अर्थ के सरफेस पे, तो उस पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लगने वाला है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बिकॉज कार आपके अर्थ के सरफेस पे है, तो वो हाइट उसका वहाँ पे जो आपका एच हो जाएगा, दैट इज़ योर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो वहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है, ज़ीरो। एट द सेम टाइम आपका कार मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे है, सो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होने वाला है, ज़ीरो। सो हियर टोटल एनर्जी जो कार का रहेगा वो भी ज़ीरो होने वाला है। बट इन केस व्हेन वी टॉक अबाउट सपोज एरोप्लेन, सो एरोप्लेन जो है आपका, एरोप्लेन अगर समझिए कि एरोप्लेन आपके अर्थ के सरफेस से सर्टन हाइट पे है, और एरोप्लेन एक ही जगह पे, वो मोशन में नहीं है, वो सर्टन हाइट पे है, बट वो रेस्ट पे, एक ही पोजीशन पे वो टिका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन से। इट मीन्स व्हाट, एट दैट पोजीशन आपके एरोप्लेन का तो पोटेंशियल एनर्जी होगा थोड़ा बहुत, राइट, क्योंकि वो आपके अर्थ के सरफेस से सर्टन हाइट पे है। बट इन दैट केस उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ नॉट इन मोशन, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है अपने पोजीशन से, राइट। सो उस पर्टिकुलर एरोप्लेन का जो टोटल एनर्जी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी पे, राइट। वी नो द रिलेशन दैट इज टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। सो टोटल एनर्जी ऑफ द एरोप्लेन विल बी व्हाट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ, राइट। सो वही यहाँ पे पॉइंट में बोला हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस, हम लोगों ने कार का लिया ऑन द सरफेस, और क्लोज टू द सरफेस, सो क्लोज टू द सरफेस में क्या कंसिडर किया हम लोगों ने वहाँ पे, एरोप्लेन ऑफ द अर्थ, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो, राइट। सो इन बोथ द केसेस आपका कार भी और आपका एरोप्लेन दोनों को मैंने क्या बोला हुआ है कि वो रेस्ट पोजिशन पे है, ठीक है। देन इट्स टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इन बोथ द केसेस जो आपका टोटल एनर्जी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों को, ओके। नाउ वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय -g इंटू mm अपॉन r, राइट। सो कैपिटल G क्या हो जाएगा, अगेन आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M क्या हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ, r दैट इज़ योर रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। ये दिया हुआ है आप लोगों को, ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, बट जब हम लोग अर्थ के सरफेस से सर्टन हाइट पे रहेंगे तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका r प्लस एच, ओके। सो इफ़ वी सप्लाई energy equals to gmm upon r to the object, then it will be free from the influence of earth gravitational force, right। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है आप लोगों को -gmm अपॉन r, राइट। सो इसका आप वहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, पोलैरिटी मीन्स और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। इन द डायग्राम ऑल्सो इट इज़ गिवन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू gmm अपॉन r, राइट। सो अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके अर्थ के सरफेस पे है और उसे मैं इक्वल्स टू दिस अमाउंट ऑफ इतने मैग्नीट्यूड का काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर दूँ, आप मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे रखिए और उसे gmm अपॉन r के जितना इक्वल का मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर दीजिए, एनर्जी सप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, तो वो आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा, राइट। आपका जो ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे क्या हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, राइट। एंड दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, योर एस्केप वेलोसिटी। सो बहुत ही अच्छा पॉइंट है आप लोगों का कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इतना एनर्जी अप्लाई कर दे कि वो अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए, देन दैट एनर्जी इज़ नोन एज व्हाट, योर काइनेटिक एनर्जी, एंड उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, राइट। इन द डायग्राम यू कैन सी किस तरीके से वो स्टोन आपके अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जा रहा है, अर्थ के यहाँ पे आप लोगों को एक रॉकेट दिखाया हुआ है, किस तरीके से वो आपके अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर जा रहा है, ओके। यू कैन सी देयर, है कि नहीं। आई एम रीडिंग पॉइंट नंबर 3, इफ़ वी सप्लाई
energy equals to gmm upon r to the object, then it will be free from the influence of earth gravitational force. Okay, launching of space shuttle in the space or to go to moon, Mars, Jupiter and Saturn etc is done in this manner, right? ये इसी की वजह से पॉसिबल है वहाँ पे. The space shuttle is given sufficient kinetic energy to overcome earth gravitational force. So now I hope आप लोगों को समझ में आ रहा हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर ले जाना है, राइट, निकाल देना है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, सो मुझे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट, वेलोसिटी देनी पड़ेगी उसको, एंड दैट वेलोसिटी इज़ नो समथिंग व्हाट gmm अपॉन r. इस अमाउंट का वेलोसिटी मुझे वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, इतना एनर्जी मुझे वहाँ पे देना पड़ेगा, एंड दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इज़ नोन एज व्हाट योर एस्केप वेलोसिटी. ओके, एंड आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द स्पेस शटल इज gmm अपॉन r, then we know kinetic energy is given by हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके, हाफ mv स्क्वायर. सो वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हाफ m v e इज नोन एज व्हाट योर एस्केप वेलोसिटी. ओके, सो हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट gmm अपॉन r हो जाएगा ये, करेक्ट. एंड अगेन आपका वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मीन्स हाफ है. सो जब उसको हम लोग चेंज करेंगे तो आपके gmm अपॉन r से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो एंड वन मोर पॉइंट, इन फर्स्ट वन इट सेल्फ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों में स्मॉलर m कॉमन है, राइट. सो वहाँ से उसको रिलीज़ भी कर दिया गया, वहाँ से उसको कट कर दिया गया. सो सेकेंड इक्वेशन जो मिल रहा है वहाँ पे हम लोगों को वो मिल रहा है वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm अपॉन r, है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों साइड पे m था तो उसे कैंसिल कर दिया गया, एंड वहाँ पे 1/2 था, सो उसे राइट हैंड साइड पे ले जाके हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. सो वी गॉट व्हाट हियर वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm अपॉन r. बट मुझे यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, सो वहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो वी विल गेट एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, राइट, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r, करेक्ट. नाउ आफ्टर दैट we know that our acceleration due to gravity is given by gm upon r square, right. so वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट आई एम अनेबल टू शो हियर, सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. स्मॉलर g इक्वल्स टू व्हाट gm अपॉन r स्क्वायर. सो इन प्लेस ऑफ gm अपॉन r हम लोगों ने वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया है, g इंटू r. आप लोग ये थोड़ा सॉल्व करके देखिएगा और मैं इसे ट्राई करूँगा बताने के लिए, बट आप लोगों को ये वैल्यू याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट अंडर रूट ऑफ 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू रेडियस. ये आप लोगों को याद रखना है वहाँ पे. ओके, सो नाउ आपके राइट हैंड साइड पे एक पॉइंट दिया हुआ है, दस इफ द स्पेस शटल इज लॉन्च्ड विद दिस वेलोसिटी देन इट विल बी फ्री फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. देयरफॉर दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, एस्केप वेलोसिटी. एस्केप मतलब क्या, बाहर निकल जाना, फ्री हो जाना है किसी भी चीज़ से, राइट. तो आप लोगों को याद रखना है, राइट. So now our next topic is gravitational wave. As you can see the diagram, वहाँ पे आप लोगों को gravitational wave दिखाया हुआ है, करेक्ट. ओके, सो चलिए देखते हैं. इफ़ यू ड्रॉप अ स्टोन इन स्टिल वाटर, स्टिल मीन्स वाटर, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है कि नहीं, वैसा वाटर. सो इफ़ यू ड्रॉप अ स्टोन इन स्टिल वाटर, ripples are produced and these ripples spread in all direction. Similarly gravitational waves spread in all direction from the source. तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है. ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है आप इसे देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप आपके घर पे अगर बकेट होगा तो उसके पानी को आप एकदम स्टिल होने दीजिए, एंड आफ्टर दैट उसमें आप क्या करेंगे, ऊपर से एक स्टोन छोड़ दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए वहाँ पे. सो जैसे वो स्टोन आपके वाटर के सरफेस से टकराएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो अपना जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके वाटर में सप्लाई कर देगा, राइट. काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे चला जाएगा, आपके वाटर के पास. तो आफ्टर रिसीविंग दोज एनर्जी आपके वाटर के सरफेस पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिपल्स फॉर्म होंगे, राइट.
इन ऑल डायरेक्शन, जैसे कि अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा। ओके, सो इसी सेम तरीके से आपका ग्रेविटेशनल वेव भी हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। ओके, वो आप लोगों को याद रखना है। सो in 1916, Albert Einstein has predicted the existence of gravitational wave through their theory of relativity. So, who was the person who introduced the gravitational wave? Albert Einstein. In which year? 1916. Right? So, जब उन्होंने अपनी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव भी है जो आपके नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव आर डिफरेंट देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो योर ग्रेविटेशनल वेव जो होता है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज़ लाइट के जो वेव्स होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। दे ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ लाइट। सो योर ग्रेविटेशनल वेव ऑल्सो ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जितना आपके लाइट का वेलोसिटी होता है उतना ही आपके ग्रेविटेशनल वेव का भी वेलोसिटी होता है। हाउएवर ग्रेविटेशनल वेव कैन पास थ्रू एनी ऑब्जेक्ट एंड हेंस इफ एन ऑब्जेक्ट कम इन पाथ ऑफ ग्रेविटेशनल वेव, शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कास्टेड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला हुआ है कि जो आपका ग्रेविटेशनल वेव है वो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट से पास हो सकता है। करेक्ट, अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट से पास हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि अगर उस ग्रेविटेशनल वेव के पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसका वो शैडो क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, उससे पास हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग घर में लाइट चालू करते हैं, सो व्हाट यू रियलाइज़ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो अगर मैं बल्ब के आगे खड़ा हो जाऊँ तो मेरा शैडो क्रिएट होता है। वाई? बिकॉज मुझसे लाइट पास नहीं हो सकता है कि नहीं। बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव, अगर मैं वहाँ पे खड़े हो जाऊँ तो ग्रेविटेशनल वेव हमारे बॉडी से पास हो सकता है, दैट इज़ वाई वहाँ पे शैडो क्रिएट नहीं होगा हमारा। ओके, सो नाउ ऑल्सो दीज वेव्स आर वेरी वीक। सो ग्रेविटेशनल वेव, आपका ग्रेविटेशनल वेव जो होता है उसका नेचर क्या है? वीक है। ओके, वेरी वीक। In particular, a long gravitational wave can displace through a distance of 10⁻⁻18 मीटर। राइट, बोला क्या हुआ है, जो भी आपका ग्रेविटेशनल वेव होता है वो कैसे डिस्प्लेस हो सकता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में अप टू 10⁻18 मीटर तक वो जा सकता है। राइट, विच इज़ 1000 टाइम्स लेस देन द डायमीटर ऑफ अ प्रोटॉन, जो आपके प्रोटॉन के डायमीटर से 1000 टाइम्स लेस है। ओके, नाउ the twin observatories named Laser Interferometer Gravitational Wave Observatories, abbreviated as LIGO, found evidence of gravitational wave in February 2016. Right? So यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इन्होंने, और उसे हम लोग LIGO से भी एब्रीविएट करते हैं, और उन्होंने सब एविडेंस फाइंड आउट किया था ग्रेविटेशनल वेव में, दैट इज़ इन February 2016। सो अभी 3-4 साल पहले की ही बात है ये कि ग्रेविटेशनल वेव आपका एग्जिस्टेंट है, ऐसा माना गया। नाउ more than 1500 scientists from all over the world participated in this mission of detecting gravitational wave. Right? So all over the world 1500 साइंटिस्ट थे जो इस मिशन में इन्वॉल्व थे टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव। 37 साइंटिस्ट फ्रॉम 9 डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मिशन। तो हमारे इंडिया के 37 साइंटिस्ट डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी इस पर्टिकुलर मिशन में इन्वॉल्व थे। ओके, प्रोफेसर संजीव धुरंधर डिड द फंडामेंटल वर्क फॉर दिस रिसर्च इन द डेकेड ऑफ 1980s। तो आपके जो इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी प्रोफेसर संदीप धुरंधर इन 1980s, उन्होंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया था इस रिसर्च से लेके। प्रोफेसर बाला अय्यर फ्रॉम रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेसर CV विश्वेश्वरा also gave their vital contribution in this research work. So you can see their diagram, उन्होंने भी इस कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान दिया था। ओके, सो बाय दिस ग्रेविटेशनल वेव वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर। सो आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो इसमें हम लोगों ने रीड आउट किए, फॉर एग्जांपल पहले हम लोगों ने देखा वहाँ पे केपलर्स लॉ, दैट देन आफ्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, एंड देन रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स लॉ एंड केपलर लॉ, फ्री फॉल, मास एंड वेट। ओके, ये सारे टर्म्स जो हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझने हैं।
और इसके बेसिस से क्वेश्चन आता ही आता है। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर, और यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं। सो हेलो स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टू अवर सॉल्व एग्जाम्पल। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है। बाय कीपिंग मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स, देन बाय हाउ मेनी टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल चेंज, राइट। सो बोला क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, एंड दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट है। एंड यहाँ पे बोला हुआ है कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फॉर एग्जांपल उनके बीच में अगर डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, राइट, सो उस 1 किलोमीटर को मैं अब चेंज करके क्या कर रहा हूँ, सेकंड कंडीशन पे ले जा रहा हूँ, दैट इज़ उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अब डिस्टेंस हो गया आपका 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल कंडीशन में 1 किलोमीटर था मेरा डिस्टेंस, अब मैं उसे बढ़ा के कितना कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर। तो भाई आपके क्वेश्चन में बोला हुआ है, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स, देन बाय हाउ मेनी टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल चेंज। तो क्या बोला हुआ है कि जब आपका डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में 10 टाइम्स बढ़ गया, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, उसमें क्या चेंजेस आने वाला है। वी नो दैट वी हैव स्टडीड दिस अर्लियर कि अगर आपका जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब डिस्टेंस बढ़ेगा, इट मीन्स व्हाट, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो रिड्यूस होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका लगने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो विच इज़ गिवन बाय F इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ फॉर द फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट यू विल राइट कंडीशन। फॉर द फर्स्ट कंडीशन हम लोगों को पता है कि जब हमारे दो ऑब्जेक्ट एक के बीच में, इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, राइट। सो जब दो हमारे ऑब्जेक्ट थे उनके बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है वो मुझे लेना है R1, राइट। सो वहाँ पे जो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा वो मिलेगा मुझे F1, तो उसी से मैंने इंडिकेट किया हुआ है। फॉर द इनिशियल कंडीशन योर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी F1 इक्वल्स टू G M1 इंटू M2 अपॉन R1 स्क्वायर, राइट। अब ये तो चलो ठीक है, हो गया। नाउ इन सेकेंड कंडीशन हम लोगों ने क्या बोला हुआ है कि जो आपका सेकेंड कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो आपके फर्स्ट कंडीशन का 10 गुना ज़्यादा है, 10 टाइम्स है। ओके, सो फॉर द सेकेंड कंडीशन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हो जाएगा F2। सो F2 इक्वल्स टू G M1 इंटू M2 अपॉन R2 स्क्वायर। सो R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका फाइनल कंडीशन रहेगा, ठीक है। जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, मैंने बोला था ना एग्जांपल में कि 1 किलोमीटर से मैं उसको 10 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ 10 किलोमीटर। तो ये जो 10 किलोमीटर है वो हमारा R2 हो जाएगा। सो वैसे अज्यूम करना है आपको वहाँ पे। ओके, सो R2 स्क्वायर हो गया, बट वी नो दैट R2 इक्वल्स टू व्हाट, 10 टाइम्स R1, ये आपको दिया हुआ है कि नहीं। R2 जो होगा वो आपके R1 का कितना है, 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 टाइम्स है। ओके, सो ये जो R2 इक्वल्स टू 10 R1 मिला है, आप इसे आपके F2 दैट इज़ सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखा है ना, फॉर द सेकेंड ऑब्जेक्ट की कंडीशन में पुट कर दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका G M1 इंटू M2 अपॉन R2 स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ R2 यू विल सब्सटीट्यूट 10 R1, उसके नीचे देखिए आप लोग G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन 10 R1 का स्क्वायर हो गया। सो 10 R1 का स्क्वायर है, सो ब्रैकेट में है 10 R1, सो जो स्क्वायर वो आपके 10 पे भी लग रहा है और R1 पे भी लग रहा है। सो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, एंड R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर। ओके, नाउ सो F2 कितना मिल रहा है आप लोगों को, अगेन F1 किसको इक्वल कर रहा है, थोड़ा ऊपर जाइए, सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, F1 इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R1 स्क्वायर है। अब आ जाइए आप यहाँ पे नीचे से फोर्थ लाइन पे, सो वहाँ पे दिया हुआ है G M1 इंटू M2 अपॉन 100 R1 स्क्वायर। सो इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन वहाँ पे जो G M1 इंटू M2 अपॉन R1 स्क्वायर है, उसके प्लेस पे हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इक्वेशन नंबर 2 दैट इज़ योर F1। सो F1 क्योंकि वो F1 को इक्वल कर रहा है, करेक्ट। सो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो जाएगा F1 इंटू 1 अपॉन 100, राइट। क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे नीचे से फोर्थ लाइन में जो है वैल्यू, वहाँ पे 100 को हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 100 तो एज इट इज़ है, बट उसके साथ में जो वैल्यू थे उसके प्लेस पे मैंने F1 सब्स्टिट्यूट किया है। ओके,
सो क्या मिल रहा है फाइनली आप लोगों को, F2 इक्वल्स टू F1 इंटू 1/100। मतलब जो आपका सेकेंड कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके फर्स्ट कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 100 टाइम्स लेस है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना आपके F1 इंटू 1/100, सो इट कैन बी रिटर्न एज F1/100, राइट। सो F1 का 100 गुना वो कम है। जितना भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट कंडीशन में रहेगा उसका 100 टाइम्स वो लेस है, तो वही बोला हुआ है, हैंस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विल रिड्यूस बाय 100 टाइम्स। कितना रिड्यूस हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, 100 टाइम्स। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स, देन टू कीप द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बाय हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या स्टडी किया कि अगर हम लोग डिस्टेंस 10 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ पे आपका फोर्स 100 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। सो अब बोला हुआ है कि अगर मुझे वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रखना है तो वहाँ पे कितना मास इंक्रीज़ करना पड़ेगा किसी एक ऑब्जेक्ट का। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। रीडिंग फिफ्थ लाइन, लेट मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ m एंड दैट ऑफ द अदर इज़ m डैश। ओके, द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ r1। According to Newton's law of gravitation, F1 is given by what? G into smaller m, that is ये आपके ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, into कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ अपॉन r1 स्क्वायर। ये पहला मिल गया हम लोगों को। Now the distance between them is made 10 times, तो वहाँ पे r2 क्या हो जाएगा आपका, r2 equals to 10 times r1। According to Newton's law of gravitation, F2 दैट इज़ वहाँ पे जब हम लोगों ने डिस्टेंस चेंज कर दिया दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा वो हो जाएगा आपका F2। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका F2 इक्वल्स टू G इंटू एम प्राइम। तो एम प्राइम क्या लिया हम लोगों ने, आप देख लीजिए फिफ्थ लाइन में है कि नहीं, लेट मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज m एंड दैट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, राइट। सो m डैश अब आ जाइए आपके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। सो आपका हो जाएगा F2 इक्वल्स टू G इंटू एम डैश। सो एम डैश क्या हो जाएगा, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट into capital M, that is your mass of the earth, divided by r2 square. So again there in place of r2 square we will substitute what, in place of r2 we will substitute 10 r1, ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट सम में देखा था। बट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज सेम, है कि नहीं, बट दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, सेम है। बोला हुआ है आप लोगों को इन क्वेश्चन, अगर आप लोग देखेंगे तो इन क्वेश्चन दैट इज़ योर सेकेंड लाइन, if distance between the two object is increased by 10 times then to keep the same gravitational force between them, right। मुझे वहाँ पे क्या करना है, दोनों कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करना है, सेम लाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अब आ जाइए आपके सम में जो सोल्यूशन हम लोग थे जहाँ पे, बट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज़ द सेम, दैट इज़ देयर फॉर F1 इक्वल्स टू F2। ये आप लोगों को सेम मिलना चाहिए। तो चलिए F1 इक्वल्स टू F2, यहाँ पे आप लोग F1 और F2 का वैल्यू पुट आउट कर दीजिए। सो F1 हो जाएगा आपका G इंटू mm अपॉन r1 स्क्वायर, सबसे पहला इक्वेशन जो मिला था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड इक्वल्स टू F2। तो F2 का इक्वेशन अभी ऊपर ही मिला हुआ है हम लोगों को, G इंटू m डैश इंटू m अपॉन 10 r1 स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों पे g है तो वो कैंसिल हो गया आपका, तो बचेगा स्मॉलर m कैपिटल M अपॉन r1 स्क्वायर इक्वल्स टू m डैश इंटू कैपिटल M अपॉन 10 r1 इन ब्रैकेट द स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगेन हियर योर कैपिटल M वो भी आपके दोनों साइड पे सेम है तो वो भी कैंसिल हो गया वहाँ से, तो क्या बच, एंड बेस में अगर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिया हुआ है टर्म वहाँ पे। सो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों में कैपिटल M था, नीचे से फिफ्थ लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में कैपिटल M है तो उसको आप कट कर दीजिए, ओके। एंड इन डिनोमिनेटर ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड में r1 स्क्वायर है, एंड इन राइट हैंड साइड ऑल्सो डिनोमिनेटर में क्या है आपका 10 r1 द होल स्क्वायर, राइट। सो वहाँ पे 10 का स्क्वायर लगा दीजिए, आपको 100 मिल जाएगा, r1 का स्क्वायर लगा देंगे तो r1 स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में r1 स्क्वायर है तो उसको भी आप कैंसिल कर दीजिए, ओके।
सो आफ्टर कैंसलिंग दिस टर्म यू विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा आपका, सिर्फ स्मॉलर m, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से कैपिटल M और r1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। एंड इन राइट हैंड साइड यू विल गेट m डैश, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से कैपिटल M कट जाएगा और r1 स्क्वायर चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा आपका वहाँ पे 100, क्योंकि 100 तो बचेगा ना 10 का स्क्वायर, वो जो स्क्वायर है वो आपके r1 और 10 दोनों पे, तो वहाँ पे आपका 100 आने वाला है डिनोमिनेटर में। तो हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ पे, m इक्वल्स टू m डैश अपॉन 100। सो m डैश के साथ 100 डिवाइड हो रहा है, सो आपके जाके स्मॉलर m से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है m डैश इक्वल्स टू 100 m। मतलब कि अगर मुझे किसी भी, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मैं डिस्टेंस 10 टाइम इंक्रीज़ कर रहा हूँ एंड फिर भी मुझे वहाँ पे दोनों कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, मैं जो सेकंड कंडीशन में किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास क्या करूँगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 100 टाइम्स बढ़ा दूंगा। वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे m डैश इक्वल्स टू 100 टाइम्स m। हेंस टू हैव सेम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट शुड बी मेड 100 टाइम्स। कितने टाइम्स मुझे बढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे, 100 टाइम्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। बोला हुआ है, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 78.4 मीटर कम्स टू अ ग्राउंड इन 4 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्टोन। सो यहाँ पे बोला हुआ है कि स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 78.4 मीटर। सो आप एनालाइज कीजिए कि एक टावर है एंड टावर का हाइट कितना है, 78.4 मीटर, एंड उस टावर पे चढ़ के आप लोग ये स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं, राइट। जैसे ही आपने उस स्टोन को ड्रॉप किया वो आपके अर्थ के सरफेस पे आफ्टर 4 सेकेंड रीच करता है, राइट, हिट करता है और पहुंचता है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्टोन। तो वहाँ पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है आपके स्टोन में, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। गिवन नाउ वी नो दैट कि अगर हम लोगों ने स्टोन अपने हाथ में रखा हुआ है एंड अगर हम लोग टावर पे अपने स्टोन को पकड़ के रखेंगे, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी व्हाट, 0, है कि नहीं। सो वही फर्स्ट कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन दैट इज़ u। कभी भी हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u से इंडिकेट करते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन, है कि नहीं, टावर पे चढ़ जाएंगे तो टावर से जब हम लोग उस स्टोन को रिलीज़ करेंगे तो कितना बोलते हैं ना, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सेम जो भी आपके टावर का डिस्टेंस होगा। सो वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, आपके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ नोन एज व्हाट, योर डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे है आपका, अर्थ सरफेस, एंड इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, टावर के ऊपर। ओके, जब हम लोग टावर के ऊपर से उसको रिलीज़ करेंगे दैट विल बी व्हाट अवर इनिशियल पोजीशन। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी व्हाट अवर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन कितना मिल रहा है हम लोगों को वहाँ पे, 78.4 मीटर, एंड टाइम भी दिया हुआ है आप लोगों को 4 सेकेंड। फाइंड क्या करना है हम लोगों को वहाँ पे, एक्सेलरेशन दैट इज़ a और वी कैन से g, दोनों सेम है, क्वेश्चन मार्क है। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो नाउ यू विल रिमेंबर इन 9th स्टैंडर्ड हम लोगों ने ये देखा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट है आपका 78.4, u दैट इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनटू टाइम दैट इज़ 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, और वो हम लोग उसे g से दिखा देंगे, इंटू टी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर। ओके, सो नाउ ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 4 कितना देगा आप लोगों को, 0, और ये हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे 16, राइट। सो 0 प्लस 0 में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो आपको वही टर्म मिलने वाला है, तो वहाँ पे आपका 0 वहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास हाफ इंटू जी इंटू 16। सो हाफ का जो 2 है वो आपके 16 से क्या हो जाएगा डिवाइड, सो यू विल गेट 8 इंटू जी, राइट। ओके, सो अभी आप लोगों को मिल रहा है वहाँ पे 78.4 इक्वल्स टू 8 इंटू जी। अभी 8 के साथ जी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सो 8 अगर आप यहाँ पे आकर के लेफ्ट हैंड साइड पे आकर के आपके 78.4 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम लोगों को जी क्या मिलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सो वहाँ पे चेंज इन एक्सेलरेशन कितना हो रहा है आपका, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है स्टोन में, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट. So now let's move on to our question number 4. Find weight of the object of mass 50 kg. Also find the reaction force of this object if it's kept on a table. So बोला गया है find weight of the object of mass 50 kg. ओके, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मास दिया हुआ है आप लोगों को 50 kg. ऑल्सो फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ केप्ट ऑन अ टेबल. तो मुझे क्या बोला है कि आपका यहाँ पे मास 50 kg है, तो उसका वेट फाइंड आउट करके बताइए. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 50 kg है तो आप उसका वेट फाइंड आउट कर दीजिए. एंड आफ्टर दैट अगेन फाइंड रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ केप्ट ऑन अ टेबल. अगर वही ऑब्जेक्ट आपका किसी टेबल पे रखा हुआ है तो उस पर कितना रिएक्शन फोर्स होगा, दैट इज़ योर फोर्स कैलकुलेट करके बताइए आप लोग. तो चलिए देखते हैं. गिवन क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ 50 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g. सो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड क्या करना है वहाँ पे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ये दो चीज़ वहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोगों को. चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं. नाउ वी नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेट. वेट इज़ गिवन बाय मास इनटू ग्रेविटी. सो मास आप लोगों का 50 हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा 9.8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 490 न्यूटन. कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर व्हाट, योर न्यूटन. सो वेट मिल गया हम लोगों को वहाँ पे 490 न्यूटन. Thus, weight of the object is 490 Newton. If this object is kept on the table, then the reaction force acted upon it is equals to its weight, that is 490 Newton. Right? So हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो फोर्स होता है वो आपके वेट को क्या करता है, इक्वल करता है. सो इट मीन्स व्हाट कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले रहे हैं जिसका मास 50 kg है, अगर उसको आप लोगों ने टेबल पे रख दिया है, सो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, इक्वल्स टू व्हाट, 490 न्यूटन. ओके.